हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे वाटर स्प्लिट होता है और उससे ऑक्सीजन बनती है, और किस तरह से लाइट का यूज कर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। उसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। फाइनली ये निकल कर आया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है इस डार्क रिएक्शन का वो एक 3 कार्बन का है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे पीजीए भी कहते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि अगर 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होने के बाद बन रहा है, तो प्रीवियस यानी कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होना चाहिए। यही सारे साइंटिस्ट सोचते थे, लेकिन जब हमने पता किया और रिसर्चेस के थ्रू ये पता चला कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक 5 कार्ब का है, जो है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल 3PGA बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको रुबिस्को कहते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये रिएक्शन जो होता है ये होता है मेसोफिल के स्ट्रोमा सेल्स में, क्योंकि मेसोफिल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मेसोफिल मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं रुबिस्को एंजाइम की। अब इसकी फुल फॉर्म देखें अगर, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज की अपनी एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी शो करता है और ऑक्सीजन के साथ भी शो करता है, यानी ये इसके साथ भी कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है वर्ल्ड। इसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये रुबिस्को की बाइंडिंग एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। और जब हम अपनी ये C3 साइकिल हमने देखी है, ये पीछे C3 मॉलिक्यूल जो हमारा फॉर्म हो रहा है, तो ये तभी फॉर्म होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। नेक्स्ट, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट जिसमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है उस साइकिल को कहेंगे C3 साइकिल, उस साइकिल को 3 से साइकिल कहेंगे। क्योंकि ये मेल्विन ने डिस्कवर की थी तो मेल्विन कैल्विन साइकिल कहा जाता है। इसमें पहले 3 स्टेप्स होते हैं इस साइकिल: कंडेंसेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कंडेंसेशन में फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि आरयूबीपी के साथ CO2 कंबाइन करके 3PGA बना लेते हैं। को इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बोक्सिलेज। ये यहाँ पर ये 3PGA मॉलिक्यूल बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन का, जिसमें ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होकर ग्लूकोज या स्टार्च बनाता है। इस स्टेप में कंजम्पशन होता है 2 एटीपी और 2 NADPH का। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हमें इस साइकिल को कंटिन्यू रखना है कि कैल्विन साइकिल चलती रहे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले RUBP की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ से RUBP रीजनरेट होता है और इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करना है, लेकिन हमें ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना पड़ेगा ताकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ सके जो कि 6 कार्बन का होता है। तो अगर हमें यहाँ पर 6 CO2 चाहिए तो यहाँ पर पहले कितने ATP यूज हो रहे थे, 2 ATP यूज हो रहे थे, तो अब यहाँ पर कितने होंगे, 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 ATP चाहिए। एक CO2 को फिक्स करने के लिए NADPH चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 NADPH चाहिए। सेम गोज है, यहाँ पर एक CO2 को फिक्स करने के लिए 1 ATP चाहिए था, अब 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 12 प्लस 6 18 ATP यूज किए हैं और 12 NADPH यूज किया है। तो ये हमारी C3 साइकिल है, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और जिन प्लांट्स में ये पाई जाती है C3
प्लांट्स कहा जाता है। सब लोग बहुत सेटिस्फाइड हो गए थे कि C3 मॉलिक्यूल फर्स्ट इनिशियल मॉलिक्यूल होता है कार्बन फिक्सेशन में। लेकिन फर्दर ये पता चला कि कुछ प्लांट्स में C3 की जगह C4 भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, जो हमने डिस्कवर किया कि ऑक्सैलिक एसिड है। फिर इस साइकिल को C3 की जगह C4 का नाम दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है। इस साइकिल को हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहा जाता है। ये C4 साइकिल एक्चुअल में पाई गिनने में जाती है वो प्लांट्स हैं जो मेनली हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। उन प्लांट्स में C4 साइकिल पाए जाते हैं, जैसे कि मेज, सोरगम, शुगर कैन और मिलेट। मिलेट कहते हैं बाजरे को। अब हम फर्दर देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स उस फोटो रेस्पिरेशन को एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है। हम अगर लेकिन अगर C4 प्लांट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें C3 साइकिल नहीं होगी। C3 साइकिल सब प्लांट्स में होती है, लेकिन इसमें एडिशनल एक साइकिल हो जाती है, और फर्स्ट इनिशियल मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, वो C4 मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें C3 साइकिल नहीं होगी। इसमें आगे जाकर कुछ स्टेप्स के बाद C3 साइकिल शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्रांज एनाटॉमी। जो लीफ होती हैं उसका जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखते हैं तो हमें एक रीथ अरेंजमेंट नजर आता है। रीथ अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं हमारे, वो वस्कुलर बंडल के अराउंड इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं जैसे एक माला। यहाँ पर आप देखिए, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, इनके अराउंड ये बंडल शीथ सेल्स हैं, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई माला, फूलों का हार होता है, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है रीथ। इसी एनाटॉमी की वजह से इसको क्रांज एनाटॉमी कहा जाता है, जो कि सिर्फ C4 प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है C4 साइकिल। एक्चुअल में C4 साइकिल में क्या होता है, जब CO2 मॉलिक्यूल एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। इसमें पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। उसमें पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या था, राबिलोज बिसफॉस्फेट। इससे कंबाइन करने के बाद एक C4 एसिड बनता है, जो कि होता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीसोफिल सेल की। यहाँ से C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू बंडल शीथ सेल्स, वही जो रीथ अरेंजमेंट शो कर रहे थे। यहाँ जाकर जो CO2 का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से एस्केप करता है और एक C3 एसिड बना लेता है। अब मेन जो है यहाँ पर, ये CO2 का मॉलिक्यूल जो है, ये जाकर एक साइकिल में चला जाता है, जो कि हमने पढ़ी है। कौन सी साइकिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, C3 साइकिल। तो आपने देखा यहाँ किस तरह से इनिशियल मॉलिक्यूल हमारा अलग है, इनिशियल मॉलिक्यूल अलग है, जो हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था वो भी C3 से अलग है, और C4 एसिड बन रहा है यहाँ पर। लेकिन फाइनली यहाँ पर जाकर हमारी फिर से C3 साइकिल ही शुरू हो रही है। अगर आपने एक बात ऑब्जर्व की हो, तो जब हम C3 प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके C3 साइकिल में मीसोफिल सेल्स में C3 साइकिल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बंडल शीथ सेल C3 साइकिल हो रही है। ये बंडल शीथ सेल्स है, इनके अंदर ये C3 साइकिल अकर करेगी। ये एक बहुत मेन डिफरेंस है। अब हम देखें तो एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। C3 साइकिल मीसोफिल सेल्स में होती है C3 प्लांट्स में, लेकिन C4 प्लांट्स में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होती है। जब C3 साइकिल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, वो मीसोफिल सेल में होता है। इसमें भी जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है वो मीसोफिल सेल्स में ही होता है। यहाँ पर क्या बनता है, PGA। यहाँ पर इसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, RUBP, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन अकर करती है। यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होते। ये कैसे होता है, ये मैं भी आपको बताती हूँ।
फोटो रेस्पिरेशन हम पहले थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि C3 प्लांट्स में आकर क्यों करती है और C4 में आकर क्यों नहीं करती। क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसलिए यहाँ पर लेस प्रोडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है, जबकि C4 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रूबिस को, जैसे मैंने बताया था, एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है और CO2 के साथ भी बाइंड करता है। जब रूबिस को CO2 के साथ बाइंड करता है तो कैल्विन साइकिल शुरू हो जाती है। और रूबिस को CO2 के साथ बाइंड कब करेगा? जब CO2 टू ऑक्सीजन रेशियो ज्यादा होगा। और जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, यानी कि जब CO2 टू ऑक्सीजन रेशियो कम है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, तब फोटो रेस्पिरेशन अकर करेगा। इसके लिए लोअर टेम्परेचर होना चाहिए और हायर टेम्परेचर में फोटो रेस्पिरेशन होता है। आप देखेंगे C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर में होते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए उन्हें वो एस्केप करना पड़ेगा। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में एक्चुअल में होता क्या है? RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट बनाता है। लेकिन हमें इससे मसला क्या है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमें कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं होता। बायोसिंथेटिक पाथवे का मेन फंक्शन होता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट बने या कोई और एनर्जी प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ना तो ATP बनता ही है, और इसके अलावा इसके बजाय यहाँ पर ATP और यूज हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि C4 साइकिल इसको कैसे एस्केप करती है। जब CO2 यहाँ पर कंबाइन कर जाता है, यहाँ आता है, यहाँ आकर अगर रुबिस्को यहाँ पर प्रेजेंट होता तो वो ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर एरियाज में होते हैं। अगर वो कंबाइन कर जाता तो यहाँ पर एक वेस्टफुल प्रोसेस शुरू हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कंबाइन करके यहाँ C4 एसिड बनाकर यहाँ CO2 रिलीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर C3 साइकिल ही कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता तो फिर यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता और प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं। यही था आज की वीडियो में, और यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।